नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि वर्मा, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन है। डॉक्टर रश्मि, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में और उसके उपचार के बारे में। यदि आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट डॉक्टर रश्मि से सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर रश्मि आपको उनके जवाब देगी। डॉक्टर रश्मि, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आखिर होता क्या है, वो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को अगर हम आम भाषा में कहें तो ये क्लस्टर ऑफ डिसऑर्डर है। बेसिकली 3 चीज़ों को इंक्लूड करता है: हाइपरटेंशन, ओबेसिटी खासकर सेंट्रीपिटल ओबेसिटी जो हमारी वेस्ट सर्कम्फरेंस है उसकी बात कर रही हूँ मैं, और डिसलिपिडीमिया मतलब हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल ना होना, चाहे वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो या ख़राब कोलेस्ट्रॉल हो। तो जब किसी भी व्यक्ति को इन तीनों चीज़ों की प्रॉब्लम पाई जाती है तो हम इस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। इस डिसऑर्डर का एक और नाम है, इसे बोलते हैं सिंड्रोम एक्स। ये अभी आजकल जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये उसकी वजह से जो एक पॉपुलेशन में बहुत आसानी से पाया जाता है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, ये उनमें बहुत आसानी से देखा जा रहा है आजकल। बिल्कुल, तो इसलिए ज़रूरी है डॉक्टर रश्मि कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करें, लाइफस्टाइल में सुधार करें, ताकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो खतरा है वो आप पर ना मंडराए। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये डॉक्टर रश्मि से हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रश्मि, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम कितना डेंजरस हो सकता है। देखिए, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं आप कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो होने वाले हार्ट डिजीज़, होने वाली डायबिटीज़, ब्रेन स्ट्रोक और वैस्कुलर डिजीजेस का एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। यदि किसी व्यक्ति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो अगर ये अनट्रीटेड रहा तो कुछ समय में ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, बॉडी पैरालिसिस हो सकती है, इवन डेथ हो सकती है। तो इसकी गंभीरता आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि दिमाग से जुड़ी हुई जो तमाम बीमारियां हैं उसके लिए डेंजरस हो सकता है, आपकी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। लेकिन कैसे आप इसे पहचानेंगे, क्या इसके सिम्टम होते हैं, ये डॉक्टर रश्मि से हम जानेंगे। डॉक्टर रश्मि, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में तो आपने हमारे दर्शकों को बताया कि क्या होता है, किस तरह ये आपकी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन कैसे पहचान सकते हैं, क्या आम लक्षण इसके हो सकते हैं जिसे पहचाना जाए और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए? देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी बीमारी का जल्दी पकड़ में आना। तो ऐसी कंडीशन में अगर यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन है और ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं रहता है, लंबे समय से कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल नहीं रह रहा है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं वो बढ़े हुए रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया था कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है होने वाले हार्ट डिजीजेस के लिए, होने वाले स्ट्रोक के लिए। तो यदि वजन बढ़ रहा है, शुगर, बीपी, ये सारी परेशानियों के साथ आप ग्रसित हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर से तुरंत मिलिए और जल्दी से जल्दी बीमारी को पकड़ में आना चाहिए। बिल्कुल, तो ब्लड प्रेशर यदि बढ़ रहा है, कमर का आकार यदि बढ़ रहा है, तो ये तमाम वो लक्षण हैं जिन पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। और यदि इस तरह के लक्षण आप में या किसी आपके परिजनों में पाए जाते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर रश्मि, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल मेरा आपसे यह है, एथेरोस्क्लेरोसिस और इसके साथ ही जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या कनेक्शन है? देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस में अगर मैं नॉर्मली समझाने के लिए किसी को बताऊंगी एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में, तो आसान भाषा में इसका मतलब होता है हार्डनिंग या स्टिफनिंग ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज हमारे शरीर में खून का प्रवाह करती हैं। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बराबर बढ़ा हुआ रहता है तो ये एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है होने वाले जो प्लैक डिपोजिशन है, ब्लड क्लॉट जो हमारे वेसल्स में बन सकता है, उसके लिए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि नैरोइंग हो जाएगी आर्टरीज की
और डिस्टल सप्लाई ऑफ द ब्लड रुक जाएगा। जहाँ जहाँ ऐसा ब्लड सप्लाई रुकेगा वहाँ वहाँ पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी। इसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है, इसकी वजह से पेशेंट को सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, अनेक प्रकार की वैस्कुलर डिजीजेज हमारे शरीर में जहाँ ब्लड सप्लाई एडिक्वेट नहीं होगा ऐसी कंडीशन में प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग डायरेक्टली रिलेटेड है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रायड में डिसलिपिडीमिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये आपके लिए हो सकता है। लेकिन दर्शकों से बार बार यही अपील कि अगर आप भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर रश्मि से आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं और समझ सकते हैं इसके उपचार के बारे में। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर रश्मि, मेरा आपसे सवाल है कि किस उम्र में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो मौका होता है, जो खतरा होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है? क्या इसके लिए कोई एज ग्रुप भी होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आजकल, क्योंकि बीमारियों को हम एज ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बताना चाहूँगी कि एज से ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। इवन 28 से 30 साल के व्यक्तियों को मैं देख रही हूँ कि हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस ले रहे हैं। तो एक एज स्पेसिफिक की बात, अब पहले हम कहते थे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये एल्डरली एज ग्रुप में देखने को मिलता है, बट अब विद दी सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये सारी चीज़ें यंगर एज ग्रुप में भी देखने को मिलती हैं। तो डेफिनेटली रेदर देन ऑन दी एज आपका लाइफस्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। यस, हाँ, 40 इयर्स के अबव अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका लेवल्स कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए आप ज़्यादा प्रोपोंडरिंग रिस्क फैक्टर में आते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बताया जाता है डॉक्टर रश्मि के मोटापा भी इसका एक कारण होता है और हम अभी के टाइम में देख रहे हैं कि बच्चों में मोटापा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है या पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, खाना पीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं आजकल, ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि डीपली फ्राइड फूड्स, फ्राइज़, केक्स, पेस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें हमारा वेट पुट ऑन करवाती हैं, ओबेसिटी करवाती हैं। तो डेफिनेटली वेट पुट ऑन होगा, ओबेसिटी होगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल नहीं रहेंगे तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम प्रेसिपिटेट होना ही है, भले ही अभी हो, आने वाले 5 साल में हो, बट ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। बच्चों की बात करें, आजकल पेरेंट्स जो है वो मतलब इन सारी चीज़ों को, केक्स, पेस्ट्रीज ज़्यादा बच्चों को देना पसंद करते हैं बिकॉज मोर ऑफ दी फैशन या वेस्टर्नाइजेशन की बात कर लीजिए। तो डेफिनेटली इस तरीके का फूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को प्रेसिपिटेट कराने के लिए। यानी कि ये कहा जाए कि बचपन से ही आपको अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्या खा रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं या नहीं, या बाहर का कितना खा रहे हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है यदि आपको आगे के लिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसा बता रहे हैं कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है और भी कई बीमारियां जो खुद न्योता देती हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि बच्चों को भी इसका खतरा हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा बच्चों को भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के खान पान पर ध्यान रखिए, किस तरह का भोजन वो कर रहा है, बाहर का खान पान ज़्यादा तो नहीं, हेल्दी फूड उसकी डाइट में आपको शामिल करना है ताकि आने वाले समय में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा उसकी बॉडी पर ना हो, आपके बच्चे पर ना हो। इसका ध्यान सिर्फ आपको अभिभावकों को रखना है। अगला सवाल डॉक्टर रश्मि मेरा आपसे यह है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये बोला है कि खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी है, आपकी डाइट कैसी है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कहीं ना कहीं न्योता देता है, लेकिन इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह के कारण हैं? देखिए, स्ट्रेस अगेन, मैं जब भी आती हूँ मैं बहुत इस बात पे जोर देती हूँ कि हमें अपनी लाइफ को जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रखना है। प्रॉपर टाइमली स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन हम क्या खा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शली कुक्ड फूड या अनकुक्ड रॉ फूड पे ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए। कैफिनेटेड ड्रिंक्स, प्रिजर्व्ड फूड, पास्चराइज्ड फूड, इनको आप अवॉइड करिए। खाने में होल ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्चेज ये पाया गया है कि यदि व्यक्ति 20 से 25 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करते हैं एटलीस्ट फॉर 5 टाइम्स अ वीक, तो ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहता है ब्लड शुगर लेवल्स, हाइपरटेंशन, इवन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी बचाता है।
बिल्कुल, तो आपको हेल्दी डाइट शामिल करनी है, इसके साथ ही खान-पान आपका अच्छा होना चाहिए, हरी सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल आपको अपने खाने में शामिल करना है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप योग और एक्सरसाइज को भी अपनी डेली लाइफ में शामिल करिए, क्योंकि ये केवल मेटाबॉलिक सिंड्रोम से नहीं बचाएगा, बल्कि तमाम तरह की बीमारियाँ इससे आपकी रक्षा करेगा। और ज़रूरी ये है कि आप अपने साथ अपने बच्चों को भी इसमें शामिल करिए, ताकि आने वाले समय में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा आपके बच्चों पर ना मंडरा सके। अगला सवाल मेरा आपसे है डॉक्टर रश्मि के मेटाबॉलिक सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति किस तरह का उसको ध्यान रखना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरह की लाइफस्टाइल उसकी होनी चाहिए? देखिए, पहले तो प्रॉपर स्लीप आप लीजिए, समय से उठिए, एक्सरसाइज एटलीस्ट मिनिमम 5 डेज अ वीक ज़रूर करिए, 20 से 25 मिनट। विगरस वॉक कर सकते हैं आप, साइकिलिंग कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं, पावर योगा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने की बात अगेन मैं फिर से स्ट्रेस दे रही हूँ इस चीज़ पे, आप पार्शली कुक्ड सॉटे वेजिटेबल्स ज़्यादा प्रेफर करिए, पास्चराइज्ड फूड को अवॉइड करिए, डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप हाई कॉन्सेंट्रेटेड जो फैट कंटेंट होता है उसको अवॉइड करिए, ट्रांस फैट्स अवॉइड करिए। ट्रांस फैट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है डीपली फ्राइड फूड्स, जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गया, पकोड़े हो गए, ये सब चीज़ों इनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्या खाना चाहिए? यस, लोग बहुत बार पूछते हैं कि लिपिड प्रोफाइल में मैम ये एचडीएल क्या चीज़ होती है? एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी के लिए, ये हमें बचाता है होने वाली हार्ट डिजीजेस से। रिच सोर्स में होते हैं आपके ड्राई फ्रूट्स, खासकर वॉलनट्स की बात कर रही हूँ, आलमंड्स की बात कर रही हूँ, मतलब बादाम, अखरोट, ये बहुत ही रिच सोर्स होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के भी। इसके अलावा फिश इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एचडीएल। ये डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। अवॉइड करिए कैफिनेटेड ड्रिंक्स, अवॉइड करिए स्मोकिंग। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग के बारे में जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, स्मोक इज़ अन रिस्क फैक्टर जो कि हार्ट डिजीज को इसको इंडिपेंडेंटली इफेक्ट करता है। तो स्मोकिंग अवॉइड करिए, स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बिल्कुल, स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी ये बढ़ा सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि जो बातें डॉक्टर रश्मि की तरफ से आपको बताई जा रही हैं उस पर आपको गौर करना है। बार बार दर्शकों से यही अपील कि यदि भी आप भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, डॉक्टर रश्मि से आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर रश्मि, अगला सवाल मेरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है तो ट्रीटमेंट उसका किस तरह का होता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मैंने बारे में आपको बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। बड़ा डिसलिपिडीमिया, बड़ा आसान तरीका है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का तरीका, खाने में सोडियम, नमक की मात्रा कम रखनी है, लेस देन 5 ग्राम्स पर डे होना चाहिए। इसके अलावा खाने में ऐसी चीज़ें जो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डिरेंज करती हैं उनको आपको अवॉइड करना है। जी। ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए तरीका यही है कि तेल, मसाला, चिकनाहट, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें। इनकी जगह पे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनका इंटेक बढ़ा दें। फैट कंटेंट आपके फूड में कम से कम रखिए, ये आपको हेल्प करेगा। डिसलिपिडीमिया, अगेन जैसा आप खाना पीना रखेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करेंगे आप। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की डाइट इवॉल्व हुई थी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसको कहते हैं डैश डाइट। डैश डाइट का मतलब है ये वो खास प्रकार की डाइट है जहाँ पर आप कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जी। डॉक्टर रश्मि, इससे जुड़ा मेरा ये सवाल है, क्योंकि कई तरह की बीमारियां हमने देखी हैं, जैसे कि कैंसर से जुड़ी हुई यदि हम बात करें या दूसरी बीमारियों से जुड़ी हुई हम बात करें, तो ये एक समय बाद ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाती हैं यदि मरीज़ पेशेंट समय समय पर दवाई लेता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ क्या है? क्या ये लाइफ टाइम आपके साथ रहता है? क्या आपको इसमें भी किसी तरह की दवाइयों का सेवन करना होता है यदि आप इलाज शुरू करवाते हैं तो? देखिए, इसमें थेरापेटिक रोल उन चीज़ों का है, जैसे मान लीजिए आपको हाइपरटेंशन है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है। इसके लिए यदि आप एक्सरसाइज ठीक से कर रहे हैं, आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स कंट्रोल में है, तो मिनिमल मेडिकेशन पे चीज़ें बहुत अच्छे टाइम तक चलती हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल नहीं रहते हैं तो आप एंटी लिपिडीमिक ड्रग्स लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिल्कुल कंट्रोल में आ जाते हैं। ओबेसिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप एक्सरसाइज रेगुलरली करिए, आपका वेस्ट सर्कमफरेंस कम हो जाएगा, डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम ट्रीट हो जाएगा।
बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल में सुधार करिए, अपने डेली रूटीन का जो आपका खाना है उसमें सुधार करिए। ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर यदि ध्यान देंगे तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बच पाएँगे, वरना मेटाबॉलिक सिंड्रोम यदि आपकी बॉडी में आता है तो उसके बाद लकवा तक की बीमारी हो सकती है, ये खुद डॉक्टर्स कह रहे हैं। डॉक्टर रश्मि, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ट्रीटमेंट की तो हमने बात कर ली, लेकिन आप वर्तमान समय में अगर हम बात करें, जैसे कि आप बता रहे हैं, कितनी संख्या में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के केसेस आप देखती हैं, क्योंकि आप इसी से जुड़ी हुई हैं, तो कितनी संख्या में केसेस आपके पास आते हैं और क्या अवेयरनेस आप लोगों में देख पा रही हैं इससे जुड़ी हुई? देखिए, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्चेज, 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इस बीमारी से ग्रसित है किसी ना किसी रूप में। इसका कारण है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस, खान पान, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं। काफ़ी लोग, खासकर फीमेल्स मैं देखती हूँ जो आती हैं कि जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, मॉर्बिड ओपेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल नहीं रहते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो इस बीमारी से ग्रसित है। मैं लोगों को बराबर काउंसिल करती हूँ इस चीज़ के लिए कि क्या ज़रूरत है उनका वेट कंट्रोल के लिए, क्या ज़रूरत है उनका टाइमली बीपी का आइडेंटिफाई होना और उसका ट्रीट होना। ये सारी चीज़ें जितना कंट्रोल में रहेंगी, आने वाले समय में मरीज़ उतना ही स्वस्थ रह सकता है और बड़ी बीमारियों जैसे हार्ट डिजीज़ मैंने आपको बताया था, उनसे बच सकते हैं। तो डेफिनेटली यस, बहुत बड़ा सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से इस समय गुजर रहा है। डॉक्टर रश्मि, अभी आपने महिलाओं का जिक्र किया, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बच्चे भी इस वक्त मोटापे से गुजर रहे हैं बड़ी संख्या में। महिलाओं में भी हमने देखा है, कई महिलाएं ऐसी हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं डिलीवरी के बाद अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देती हैं, प्रेगनेंसी के बाद अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देती हैं, तो उन्हें लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? कितना ध्यान देना उन्हें ज़रूरी है और क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए उन्हें? बहुत अच्छा सवाल है मैम। कईयों लोग, खासकर फीमेल्स, अपनी डिलीवरी के बाद बताती हैं अचानक से मैडम हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो गया है, और काफ़ी वज़न के साथ आती हैं, इवन 100 केजी इस तरह से वज़न लेकर फीमेल्स आती हैं। इसका कारण है अपने ऊपर ना ध्यान दे पाना, अपनी फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो जाना कि बिल्कुल अपने लिए टाइम ना निकालना। टाइम निकालने से मतलब है एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट लेना, टाइमली डाइट लेना, स्किप मील्स ना करना। जनरली फीमेल्स इतना ज़्यादा बिजी रहती हैं कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं लेंगी, टाइमली डिनर, टाइमली लंच नहीं लेती हैं। ये डेफिनेटली ऑब्वियसली ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। कोई दिक्कत रह रही है तो उसे इग्नोर करना, बीपी लेवल्स बढ़े हुए हैं बट मालूम है उसके बावजूद टाइमली मेडिकेशन ना लेना, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए एक एडिटिव फैक्टर रहती हैं। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है कि महिलाएं खुद पर ध्यान दें, और ख़ासतौर पर वो महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी दौर से गुजर चुकी हैं और उसके बाद आपकी बॉडी में मोटापा बढ़ रहा है, आप ध्यान नहीं दे रही हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ ही आपके बच्चे के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से यदि बचना है तो डॉक्टर की सलाह को ज़रूर फॉलो करिए। डॉक्टर रश्मि, अभी हम चर्चा कर रहे थे, आपने बताया था कि यदि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचना है तो खाने में आपको हेल्दी चीज़ें शामिल करनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल को शामिल करना चाहिए। इनका चुनाव कैसे किया जाए? कैसे अच्छा खाना है, ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक है, उसे चुना जाए? देखिए, रिफाइंड ऑयल ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लोग ना ऑयल यूज़ करते हैं, मैं बराबर लोगों को काउंसिल करती हूँ इस चीज़ का कि एक प्रकार का ऑयल मत यूज़ करिए, हो सके ऑलिव ऑयल को ज़रूर इंक्लूड करिए अपने खाने में। इसके अलावा खाने में होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ओट्स, ये सारी चीज़ें ज़रूर लीजिए। अवॉइड करिए मैदा या उससे डिराइव्ड फूड्स को, पेस्ट्रीज, केक्स, इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए क्योंकि ये एकदम से वेट गेन करवाते हैं। कैफिनेटेड ड्रिंक्स, यस, चाय एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी क्वांटिटी में तो ले रहे हैं बट वो कितना कैलोरीज आपकी बॉडी में दे रहा है ये आप नहीं समझ पाते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा डीप फ्राइड फूड्स जितना हो सके आप अवॉइड करिए। डीप फ्राइड फूड्स एक्चुअली ट्रांस फैट्स भी हमारी बॉडी को डिलीवर करते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं हार्ट डिजीज़ के लिए, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। ड्राई फ्रूट्स, यस, ड्राई फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन डेफिनेटली रोज़ करिए। अंकुरित अनाज जितना हो सके लीजिए, ये भी एक ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ों को आप डेफिनेटली इंक्लूड करिए अपने डाइट में। बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी है कि खान पान का आपको ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप खाने के शौकीन हैं तो कभी कभी ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन अगर आपने रोज़ाना इसे अपनी डाइट में शामिल कर लिया तो ये आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर रश्मि, मेरा सवाल आपसे है कि जीवन शैली में बदलाव से मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, ये जानना चाहेंगे।
जीवन शैली में बदलाव है, सबसे पहली चीज खाने में नमक कम इस्तेमाल करिए, ये आपके बीपी को कंट्रोल रखेगा। आप ऑयल का जितना हो सके कम से कम यूज़ करिए, हो सके तो रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा है कि आप देसी घी का इस्तेमाल करिए, कम करिए बट देसी घी का यूज़ करिए। तीसरा चीज़ है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज रोज़ करिए, एटलीस्ट मिनिमम। अगर आप जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको टाइम परमिट नहीं करता है तो भी आप 20 से 25 मिनट एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक एक्सरसाइज ज़रूर करिए। अल्कोहल या किसी भी तरीके के नशे से अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि ये एक एडिटिव फैक्टर होता है आपकी बीमारियों को आमंत्रित करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए। कैफिनेटेड ड्रिंक्स मैंने आपको अभी बताया, उनको भी आप जितना अवॉइड करेंगे वो आपके लिए बेटर है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। ये आपको एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करेंगे, ये आपके शरीर में फैट कंटेंट को कम रखेंगे। फाइबर जो है वो आपको हेल्प करते हैं हर तरीके से, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी और भी सारी चीज़ों के लिए। तो डेफिनेटली ये अप्रोच रखनी चाहिए खाने के लिए। बिल्कुल अप्रोच रखनी चाहिए, खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर रश्मि, अगला सवाल मेरा आपसे है कि डैश डाइट क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। डैश डाइट का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। बेसिकली ये डाइटरी अप्रोच लाई गई थी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए। हमें मालूम है बीपी के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन मेडिकेटेड ट्रीटमेंट में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डाइटरी अप्रोच। सो इसमें नंबर 1 था सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन, लेस देन 5 ग्राम्स पर डे सॉल्ट को हमें इंक्लूड करना था। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर डे आपके डाइट में होने चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज पर डे होने चाहिए। होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, इन सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। अवॉइड अल्कोहल एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स। ये सारा अप्रोच बेसिकली आपके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और मेडिकेशन के इनटेक को मिनिमाइज करता है। बिल्कुल। अगला सवाल डॉक्टर रश्मि मेरा आपसे ये है कि जब कोई शख्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है तो उसकी रोज़ाना की जो ज़िंदगी है, उसके लाइफस्टाइल, उसे किस तरह का बदलाव आता है, और ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि यदि आप इससे ग्रसित हो जाते हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे उबर भी सकते हैं। देखिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप जानते हैं कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो यदि किसी व्यक्ति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा तो ज़रूरत से ज़्यादा आलस रहना, किसी चीज़ में मन ना लगना, आपका बीपी का फ्लक्चुएशंस के कारण आपको हेडेक रहना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण घबराहट, पैल्पिटेशन या ऐसी कोई भी चीज़ आपको हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, अर्ली डायग्नोज करना है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ट्रीटमेंट ना सिर्फ मेडिकल बट अपना फिजिकल एक्सरसाइज और नॉन मेडिकल पार्ट ऑफ द थेरेपी वो भी आपको इंक्लूड करना है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में आपको बताना चाहूँगी, ये डरने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। जिस हिसाब से आप अपना डाइटरी अप्रोच, मेडिकल मैनेजमेंट लेते हैं, पेशेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं ट्रीटमेंट के लिए और डेफिनेटली ये एक ट्रीटेबल चीज़ है। हम बीपी को कंट्रोल में ला सकते हैं, हम वेट पुट ऑन करने से रोक सकते हैं, हम इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है और अर्ली आइडेंटिफिकेशन एक तरीके से अच्छा है। ये आपको आने वाली हार्ट डिजीज से बचाता है, आप जल्दी अपनी बीमारी को पकड़ में ला सकते हैं। डॉक्टर रश्मि, ये आपसे जानना चाहेंगे कि यदि कोई मरीज पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है और उसके बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसे अपनी चपेट में ले ले तो ये कितना डेंजरस हो सकता है, या इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हार्ट डिजीज़ हों या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स हों या वैस्कुलर डिजीज़ हों, ये सारी जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की तरह काम करता है। तो कभी कभार हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कईयों कारण रहते हैं, हमने टेस्ट नहीं कराए, कभी हमने ध्यान नहीं दिया, बीपी चला आ रहा है लोगों को 10 साल से बट उन्होंने मेडिकेशन नहीं ली किसी भी कारणवश, तो किसी को हार्ट डिजीज़ हो गई, उसके बाद पता चलता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो मेरा कहना यही है कि उस भी कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट करना है जो अंडरलाइंग कॉज है उसका, और बीमारी डेफिनेटली ट्रीट हो जाएगी, एटलीस्ट कंट्रोल में आ सकती है, आपको आने वाले जो इंसिडेंट्स हैं उनसे बचा सकती है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अर्ली आइडेंटिफाई करिए डिजीज़ को और डेफिनेटली ट्रीटमेंट हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन ट्रीटमेंट तभी हो पाएगा जब आप इसके लक्षणों पर ध्यान देंगे, इन चीज़ों पर गौर करेंगे, तभी समय पर आपको उपचार मिल पाएगा। और ज़रूरत है कि इसके जो सिम्टम्स हैं उन पर ध्यान दीजिए और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सुधार करिए। डॉक्टर रश्मि, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आई और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। थैंक यू।
तो आज डॉक्टर रश्मि वर्मा ने हमारे साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। यदि आप भी इस बीमारी से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और अपना ध्यान रखें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ और जानेंगे उसके उपचार। तब तक के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।